स्वागत है फर्स्ट सेमेस्टर एलएलबी स्टूडेंट्स। तैयार हो जाइए क्योंकि आज के इस सेशन में हम कॉन्ट्रैक्ट 2 यूनिट 5 के मार्क्स बिल्कुल पक्के करने वाले हैं। आज हम मास्टर करेंगे लॉ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन कानूनी लैंग्वेज में घुसने से पहले मेरा आप सबसे एक ट्रिगर क्वेश्चन है। कैन अ स्टोलन चेक लीगली मेक यू रिच? क्या एक चोरी किया हुआ चेक सच में लीगली आपको अमीर बना सकता है? इस सवाल को अपने ध्यान में रखिए और चलिए इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। आज के हमारे एजेंडा में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर बिल्स, नोट्स और चेक्स, उसके बाद फ्लो और हुंडीज देखेंगे, फिर आएंगे होल्डर्स, प्रिविलेजेस और पेमेंट पर, लास्ट में लैंडमार्क केस लॉज और एक रैपिड रिवीजन एंड Q&A। तो चलिए सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ हम सेक्शन 4, 5 और 6 के बेसिक्स को क्रैक करेंगे। एक बिल्कुल डे टू डे एग्जाम्पल लेते हैं। इसे मेरा वादा या माई प्रॉमिस की तरह सोचिए। मान लीजिए आपको अपने दोस्त को 1000 रुपए देने हैं, पर उस वक्त आपका वॉलेट खाली है। तो आप एक पेपर पर लिखते हैं, आई प्रॉमिस टू पे यू 1000 रुपीज ऑन जून 1 और उस पर साइन कर देते हैं। अब आपका दोस्त चाहे तो उस नोट को किसी और को देकर अपना खुद का कोई पेमेंट क्लियर कर सकता है। ये जो पोर्टेबल लीगल राइट है ना, ये पेपर का टुकड़ा जिसकी एक्चुअली एक मनी वैल्यू बन गई है, बस यही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। एग्जाम्स के लिए आपको ये चेकलिस्ट एब्सोल्यूटली याद रखनी है। किसी भी कोर्ट में वैलिड होने के लिए कुछ कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, ये हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। ओरल यानी मुंह जुबानी प्रॉमिस बिल्कुल काउंट नहीं होता। सेकंड, मेकर के सिग्नेचर ज़रूरी है। थर्ड, ये अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब आप ये नहीं लिख सकते कि बारिश हुई तो मैं पैसे दूंगा। फोर्थ, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। और फाइनली, सर्टेनिटी, एक एग्जैक्ट अमाउंट और पार्टी का क्लियर नाम होना ही चाहिए। अगर इनमें से एक भी कंडीशन मिस हुई तो समझिए डॉक्यूमेंट लीगली कंप्लीटली यूजलेस है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, बिल्स, नोट्स एंड चेक्स। ये वो कोर डेफिनेशंस हैं जो आपको अपने एग्जाम्स में प्रॉपर्ली लिखनी है। सबसे पहले आता है सेक्शन 4, द प्रॉमिसरी नोट। ये बिल्कुल हमारी उसी 1000 रुपीज वाले एग्जाम्पल जैसा है। ये सिंपली एक पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन को एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने का डायरेक्ट रिटन प्रॉमिस है। इसमें बस 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 5, द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि एक बड़ा शिफ्ट है। ये कोई प्रॉमिस नहीं रहा, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर बन चुका है। इसमें एक पर्सन साइन करके दूसरे पर्सन को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देता है कि वो किसी तीसरे पर्सन को पेमेंट करे। तो यहाँ एक्चुअली 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। और अब आता है सेक्शन 6, द चेक। अगर आपको पिछला पॉइंट समझ आ गया तो ये आपके लिए बहुत आसान है। चेक टेक्निकली एक स्पेशलाइज्ड बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, पर इसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ये हमेशा किसी न किसी स्पेसिफाइड बैंक पर ही ड्रॉ होता है और हमेशा सिर्फ ऑन डिमांड ही पेएबल होता है। अब इस कंपैरिजन को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये एक क्लासिक हाई स्कोरिंग फाइनल एग्जाम क्वेश्चन है। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में आखिर फर्क क्या है? देखिए, चेक का ड्रॉई हमेशा एक बैंक होता है और वो हमेशा डिमांड पर पे होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा और क्रूशल पॉइंट ये है कि चेक में आपको 0 ग्रेस डेज मिलते हैं। दूसरी तरफ बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट के लिए लीगली 3 ग्रेस डेज अलाउ किए जाते हैं। इस 3 दिन वाले डिफरेंस को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, फ्लो एंड हंडेज। ये इंस्ट्रूमेंट्स मूव कैसे होते हैं और हमारे ट्रेडिशनल इंडियन रूल्स क्या कहते हैं। एक लीगल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली हाथ कैसे बदलता है, इस फ्लो को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्रिएशन, जहां ड्रॉअर इसको लिखता और साइन करता है। दूसरा है नेगोशिएशन, जहां ये पेई को पास किया जाता है। तीसरा स्टेप एंडोर्समेंट होता है, जिसमें पेई इसे आगे ट्रांसफर करने के लिए पेपर के पीछे अपना साइन करता है। चौथा है प्रेजेंटेशन, जहां फाइनल होल्डर इसे ड्रॉई के सामने प्रेजेंट करता है। और आखिर में आता है पेमेंट, जहां ड्रॉई पैसे पे करके उस इंस्ट्रूमेंट को डिस्चार्ज कर देता है। यहाँ एग्जाम्स के लिए एक मास्टर टिप लीजिए। ब्रिटिश एक्ट आने से बहुत पहले से ही इंडिया में हमारे पास हुंडीज थे। ये लोकल लैंग्वेजेस में लिखे जाने वाले ट्रेडिशनल इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स थे। एग्जाम में ये स्पेसिफिक डिटेल जरूर लिखना कि अगर किसी हुंडी का कोई स्पेसिफिक लोकल कस्टम है जिसे समाचार कहते हैं, तो वो लोकल कस्टम लिटरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के ऊपर भी हावी होता है। इस पॉइंट के आपको डेफिनेटली बोनस मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं सेक्शन 4, होल्डर्स, प्रिविलेजेस और पेमेंट पर। आखिर लीगली ये पैसा लेने का राइट किसका है और क्यों? आपको सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सेक्शन 8 के अंडर आने वाला होल्डर बस वो इंसान है जिसके पास वो पेपर है, पर सेक्शन 9 वाला
होल्डर इन ड्यू कोर्स एक बहुत स्पेशल कैटेगरी है। उनके पास कुछ मैजिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ऑनेस्टली और गुड फेथ में लिया, उसके बदले वैल्यू दी और सबसे इम्पॉर्टेंट, उस इंस्ट्रूमेंट के ओवरड्यू होने से पहले उसे प्राप्त किया। और इन्हीं मैजिक इंग्रेडिएंट्स की वजह से उन्हें इस पूरे एक्ट की एक तरह से गोल्डन की मिल जाती है। लॉ में एक बहुत फेमस लैटिन मैक्सिम है, नीमो डथ क्वड नॉन हबिट, जिसका मतलब है कोई भी आपको वो चीज़ नहीं दे सकता जो उसके पास खुद ना हो। लेकिन ध्यान दीजिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट यहाँ एक बहुत मैसिव एक्सेप्शन क्रिएट करता है। एक होल्डर इन ड्यू कोर्स को उस पर्सन से एक्चुअली बेहतर और क्लीनर टाइटल मिल सकता है जिसने उन्हें वो पेपर दिया था। ये कंसेप्ट बहुत पावरफुल है। और जब बैंक का टाइम आता है पेमेंट क्लियर करने का, तो उन्हें फॉलो करना पड़ता है सेक्शन 10, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। इसका सिंपल मतलब है कि बैंक को ठीक वही पेमेंट करनी है जो उस इंस्ट्रूमेंट पर एग्जैक्टली लिखी है। उन्हें ये कम्प्लीटली गुड फेथ में और जीरो नेग्लिजेंस के साथ करना होता है। अगर बैंक ने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो वो सीरियस प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। चलिए मूव करते हैं सेक्शन 5, लैंडमार्क केस लॉज पर। ये व्हाट इफ सिनारियोज आपके एग्जाम्स में पक्का पूछे जाएंगे। पहला बड़ा केस सुनिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी 1978। कॉन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा था, एक कस्टमर ने अपने एक बैंक एम्प्लॉय दोस्त को डिपॉजिट करने के लिए कुछ कैश और एक चेक दे दिया। उस एम्प्लॉय ने दोस्ती का फायदा उठाया और पैसे चुरा लिए। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक पर केस कर दिया। तो अब सोचिए, क्या बैंक अपने एम्प्लॉय की इस चोरी के लिए लायबल ठहरेगा? कोर्ट का वर्डिक्ट बहुत क्लियर था, बैंक इसके लिए लायबल नहीं है। रीजन ये था कि कस्टमर ने वो पैसे एम्प्लॉय को एक दोस्ती के प्राइवेट डील के तहत दिए थे। उस एम्प्लॉय ने बैंक की ऑफिशियल कैपेसिटी से बिल्कुल बाहर जाकर काम किया। ये केस सेक्शन 10 की स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को हाईलाइट करता है, क्योंकि बैंक अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज में कहीं से भी नेग्लिजेंट नहीं था। अब आते हैं अपने दूसरे केस पर, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड वर्सेस टॉटनहम 1894। और ये केस एक्चुअली हमारे ओपनिंग ट्रिगर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है। हुआ ये कि एक चेक चोरी हो गया, पर वो घूमते फिरते एक ऐसे पर्सन तक पहुंच गया जिसने उसे पूरी तरह ऑनेस्टली लिया, उसके बदले वैल्यू दी और उसे चोरी का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। तो क्या उस आखिरी इंसान को पैसे मिलेंगे? इसका ट्रायम्फेंट वर्डिक्ट था, यस, बिल्कुल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन 9 के अंडर एक होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गए थे। आपको हमारी गोल्डन की याद है ना? क्योंकि उन्होंने इसे ऑनेस्टली और एक वैल्यू के बदले लिया था, उन्हें इंस्ट्रूमेंट पर एक एब्सोल्यूट क्लीन टाइटल मिल जाता है, चाहे उस चेक की हिस्ट्री कितनी भी डिफेक्टिव क्यों ना हो। तो हाँ, एक हॉनेस्ट रिसीवर लीगली एक चोरी किए हुए चेक से भी अमीर बन सकता है, क्योंकि कानून हमेशा कॉमर्स के फ्लो को अग्रेसिवली प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन 6, रैपिड रिविजन और Q&A। एक डीप ब्रेथ लीजिए, हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। मुझे अभी आपका 100% फोकस चाहिए इस 30 सेकेंड यूनिट 5 मेमोरी लॉक के लिए। जल्दी से रिकैप करते हैं। सेक्शंस 4, 5 और 6 डिफाइन करते हैं प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स को। वो इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिए, चेक्स में 0 ग्रेस डेज होते हैं, जबकि बिल्स में 3। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लीगली ट्रांसफर करने के लिए एंडोर्स और डिलीवर करना पड़ता है। इस पूरे एक्ट का एब्सोल्यूट हीरो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जो एक क्लीन टाइटल पाने के लिए नीमो डैट वाले रूल को भी बीट कर देता है। और आखिर में बैंक्स को सेक्शन 10 का जीरो नेग्लिजेंस रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही होता है। जाते जाते आपकी लर्निंग टेस्ट करने के लिए आखिरी 2 क्विक सवाल। पहला, क्या एक ओरल प्रॉमिस वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन सकता है? बिल्कुल नहीं, ये हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा, चेक के लिए कितने ग्रेस डेज मिलते हैं? एग्जैक्टली 0। हमारा ट्रिगरिंग मैसेज हमेशा याद रखिए, द लॉ प्रोटेक्ट्स द ऑनेस्ट होल्डर। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।